ठीक, चलो अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 66 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ वन का होमवर्क में क्वेश्चन दिया था क्वालिटी, ये अमीन इंडस्ट्रीज़ वाला हो गया था। एक दो चीज़ें हैं उसके अंदर, वही सवाल में होपफुली कवर कर लेंगे। फिर भी अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह फिर उसको कल की क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। छोटा सा मसला आज की क्लास में ये है कि क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो रिकॉर्डिंग की स्लॉट जो मिली बड़ी मुश्किल से मिली, उसमें भी फिर कुछ एक बच्चे के ना आने की वजह से ज़रा लेट हो गया काम। तो अब मेरे पास तकरीबन ये कोई 40 मिनट्स का टाइम है अराउंड, जिसमें मैंने कोशिश करके ये क्वेश्चन करवाना है। प्लस माइनस 4-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर करने की बजाय मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कराने पर ज़्यादा फोकस करूँगा। फिर इंशाल्लाह मंडे की क्लास की रिकॉर्डिंग के अंदर जो कमी बेशी भी होगी उसको पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी किताबों में होगा, होपफुली। किताबों में नहीं है, सॉरी, ठीक है। किताबें बस पता नहीं आ गई किताब, पता चले आज कल के अंदर इंशाल्लाह होगी। छुट्टियाँ शायद हैं, इसके बाद आ जाए। तो बहरहाल एक क्वेश्चन है आपके सामने। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी एंटरप्राइजेज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट टुगेदर विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक साल की इनकम स्टेटमेंट गिवन है, 2 साल की बैलेंस शीट गिवन है, और यही मैंने आपको बताया हुआ है कि कैश फ्लो के सवालों में 1 साल की इनकम स्टेटमेंट होती है और 2 साल की बैलेंस शीट होती है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ एक एडजस्टमेंट्स हैं, आसान सी एडजस्टमेंट्स हैं, और रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर क्वालिटी एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो ये मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट बना लिया था जी, कैमरा वाले भाई साहब नहीं थे उस वक्त, तो ठीक है जी। सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट ही बनाया है, क्वालिटी एंटरप्राइजेस कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखा हुआ है भाई, 31 दिसंबर 2015, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इतना फॉर्मेट आपने फटाफट बना लिया करना है। पीवीटी से स्टार्ट करना है इसको, यानी कि नाम लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड लिखना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पीवीटी स्टार्ट किया, पीवीटी से एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश 4-5 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4-5 लाइनें खाली, 3 चीज़ें लेस, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 7-8 लाइनें छोड़कर उसका टोटल, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 4-5 लाइनें छोड़कर उसका टोटल, इन तीनों का ग्रैंड टोटल A+B+C जब करेंगे तो नेट कैश फ्लोज, और उसमें हम ऐड करते होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग, और ये हमारे पास वर्किंग 1 में मौजूद होता है। और जब इसको ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आया करता है वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होता है, ठीक है जी। ओके, तो सवाल आपके सामने है जी। सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले बैलेंस शीट को ले लेते हैं। बैलेंस शीट का सारा डाटा जहाँ जहाँ जिस चीज़ ने जाना है वहाँ वहाँ पहुँचा देते हैं, ठीक है। तरतीब से शुरू कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट अलग है, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट मतलब इसका होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका दूसरा नाम क्या है जी, रिटेन्ड अर्निंग्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी इसको कहते हैं, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स भी इसे कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स भी इसे कहते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम भी दोनों को अलग अलग बना लेंगे आज, ठीक है। तो कैपिटल का अकाउंट, ठीक है, कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं, और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट को हम रिटेन्ड अर्निंग्स ही कहेंगे क्योंकि हम इसी में ही कंफर्टेबल होते हैं, आपको पता है। नंबर 3 रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा जी बच्चों, तो ओपनिंग कैपिटल है 10,703, क्लोजिंग है 14,219। लिखवाते जाना मुझे। ओपनिंग है जी 10,703, क्लोजिंग 14,219, ठीक है जी। नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स हैं या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स 6697 और 10652। 6697, क्लोजिंग आ गया जी 10652। नेक्स्ट
रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आ जा रहा है, मुबारक हो, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है तो लिख लेंगे। ओपनिंग बता दें 1911, क्लोजिंग बता दें 2676। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्या है जी, 10% बैंक लोन। ये 10% मतलब उस पर इंटरेस्ट रेट 10% है, बैंक लोन है, करंट लाइबिलिटी से ऊपर पड़ा है तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन जिसको कहते थे वो है। तो 10% लोन यानी लॉन्ग टर्म लोन है, ये भी लेजर में आएगा। ओपनिंग बता दो, ओपनिंग कोई नहीं है, और क्लोजिंग 6000 है, यानी कि पता लग रहा है इस साल में ये लोन हमारे पास आया है तो कैश इनफ्लो हुआ होगा, ठीक है ना। बहरहाल अभी तो तरतीब से चलेंगे जैसे हम सवाल करते होते हैं। उसके बाद आ रहा है जी ट्रेड पेएबल्स, इनकम टैक्स पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेएबल में जाना तो होता है वर्किंग कैपिटल आइटम्स में, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 4 इसके साथ जो है वो लिंक कर रही है। एडजस्टमेंट 4 को पढ़ेंगे तो फिर ट्रेड अदर पेएबल्स को हम जहाँ लेके जाना है वहाँ पर लेकर जाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं ये कर लेता हूँ कि इस डाटा को ज़रूर उतार लेता हूँ ताकि बाद में इसके लिए मसला हमें ना बने। तो वर्किंग नंबर 6 में मैं ट्रेड एंड अदर पेएबल्स को ले लेता हूँ। असल में ना मामला कुछ इस तरह से है कि ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में जाना तो वर्किंग कैपिटल में था, लेकिन इसके अंदर कोई एक ऐसी आइटम पड़ी हुई है जो कि वर्किंग कैपिटल में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इसकी तफसील इंशाल्लाह कल, तो वो बहरहाल उसमें से निकाल देंगे और बाकी ट्रेड एंड पेएबल्स के साथ वही हशर करना है जो करते होते हैं, ठीक है। एज़ पर क्वेश्चन में क्लोजिंग भी गिवन है, ओपनिंग भी गिवन है। ये यहाँ पे लिख लेना ताकि सवाल की तरफ दोबारा हमें उस तरह से जाना ना पड़े, ठीक है। तो 4953 है, 3337 है, 4953 ओपनिंग और 3337 क्लोज, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी नई चीज़ आज आ गई हमारे पास, इनकम टैक्स पेएबल। जैसे सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल, कोई भी अकाउंट होता है वैसे ही ये इनकम टैक्स पेएबल है। आपके उसूलों वाले सफ़े पे सबसे पहला उसूल मैंने लिखवाया था, ज़रा उस सफ़े को ओपन करें। मैंने उसूल ये लिखवाया था, बैलेंस शीट के हर आइटम का हम लेजर बनाएंगे सिवाय वर्किंग कैपिटल आइटम्स के और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स के, ठीक है जी। नीचे एक लाइन छुड़वाई थी मैंने, उस लाइन में आज आप लिखें लेकिन इंटरेस्ट पेएबल, लेकिन इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल का लेजर हम लाजमी बनाया करेंगे, ठीक है। एक आधी चीज़ और भी यहाँ पे आनी है, वो बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल का लेजर हम लाजमी बनाया करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैं किसी वजह से यहाँ पर एक लेजर की जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए आसानी होगी बाद में। तो वही उसूल क्या सामने आया, इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल का लेजर लाजमी बनना है, तो फिर टैक्स पेएबल जो नज़र आ रहा है ये टैक्स पेएबल का लेजर बना लें। मसला क्या है, ये उसूल है। भाई अभी तो दूसरा सवाल कर रहे हैं ज़िंदगी में कैश फ्लो का, अभी तो मैंने क्लास के अंदर 6-7 सवाल इसके और करवाने हैं, इसलिए रिलैक्स रहें। बहुत सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता ओपन होंगी, जैसे आज 2-3 बातें हम नई सीख लेंगे, ठीक है। तो 994 और 1300 ओपनिंग है जी 994 और क्लोजिंग है 1300, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है जी, अब ये हो गया टिक, बल्कि ये भी टिक ही हो गया, इसको ले तो गए हैं ना, लेकिन हम वर्किंग 4 पढ़ेंगे, सॉरी एडजस्टमेंट 4 पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर ये फाइनल भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ से उठा कर ले गए हम। अब आगे क्या आ रहा है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाया करता है, नहीं, ये वर्किंग 1 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता था। ओपन करो पहले दिन वाला सवाल, याद आया, हाँ जी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट
ओपनिंग 27 है, क्लोजिंग 0 है। अब आप कहोगे कि कैश पॉजिटिव पहले आए, वैसे मसला कोई नहीं, अगर पहले नेगेटिव लिख दें बाद में पॉजिटिव आए, नेट होकर ही आंसर निकालना होता है। आपने बाहर चले, आप कंफर्टेबल नहीं, तो इसलिए कैश की जगह मैंने छोड़ दी और यहाँ पे मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट दूसरे नंबर पे लिख दिया है। कितना ओपनिंग 27 नेगेटिव है, लाइबिलिटी है ना, और क्लोजिंग 0। ठीक है, सही है, डन हो गया ये भी। ये सारी बैलेंस शीट में इक्विटी लाइबिलिटी साइड हो गई पोस्ट। अब इधर आ जाओ, पीपीई ओपनिंग क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्शन कहीं नजर नहीं आ रही। पीपीई का नोट याद है? नोट याद है पीपीई का बनाया था ना आगे 16 में, उसके अंदर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में से लेस करते थे एक्यूमुलेटेड डेप्शन, और जो नेट में बुक वैल्यू आती थी WDV बुक वैल्यू, वो बैलेंस शीट के फेस पे जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बुक वैल्यू गिवन है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बुक वैल्यू गिवन है। तो मैंने पहला सवाल जिस दिन कराया था ना, तो मैंने ज़बानी एक बात बोली थी कि अगर मुमकिन हो तो एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने डाटा गिवन था, जुनेद जंजू वाले सवाल में हमने किया, अमीन इंडस्ट्री वाला सवाल दिया आपको, उसके अंदर मुमकिन था अलग से उसने एक्यूमुलेटेड डेप्शन अदर इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था। आज की क्लास में तो टाइम नहीं है, कि नेक्स्ट क्लास में मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मुमकिन जहाँ था वहाँ पे हमने अलग किया, लेकिन यहाँ पे मुमकिन नहीं है। एडजस्टमेंट्स के अंदर भी उसने यहाँ पे फिक्स एसेट की मूवमेंट्स बताई हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्शन नहीं बताई हुई। सवाल मैंने पढ़ा है ना, आपने तो नहीं पढ़ा, आप तो घर पे पहले पढ़ेंगे फिर शुरू करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स की बात हो रही है, फिर ट्रेड डेटर्स की, ट्रेड क्रेडिटर्स की बात हो रही है, यानी कि सवाल के अंदर पीपीई बुक वैल्यू पर ही बन सकता था। तो कोई मसला नहीं है भाई, हमें भी कोई ऐसी मुसीबत नहीं पड़ी हुई। हम भी क्या करेंगे, वर्किंग नंबर 9 में प्रॉपर्टी प्लांट, भाई यहाँ चमक तो नहीं पड़ रही ना यहाँ पे बेटा? ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर बना लेते हैं और बना लेते हैं बुक वैल्यू पे, कोई मसला नहीं है। ब्रॉड डाउन बता दो भाई, 11,845 और कैरी डाउन बता दें 19,628। ठीक हो गया भाई? थोड़ी सी और जगह बना ले, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी इसी में आएगी और कोई डिस्पोजल वगैरह आ गया तो फिर ऐसी मुसीबत पड़ेगी। 19,628 बोला ना आपने? ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट्स लग रही हैं ये आपको? शॉर्ट टर्म ना, कैसे पता लगा? करंट एसेट से ऊपर पड़ गए। ठीक है, और ये ना भाई इन दोनों का टोटल है। अच्छा, इसलिए इसको कहीं नहीं लेके जाना आपने। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, तो इनका लेजर ओपन कर लें नंबर 10 पर, लॉन्ग टर्म ओपनिंग बता दें 6498, क्लोजिंग बता दें 7645। ठीक हो गया जी, डन। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज। लो भाई, इन्वेंट्रीज के साथ कोई एडजस्टमेंट नीचे से हिट नहीं कर रही, तो इन्वेंट्रीज को डायरेक्ट ले जाएं अब आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। तो इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं। इन्वेंट्रीज एसेट हैं, इनका बढ़ना डेबिट होता है। ठीक है जी, तो दूसरा इम्पैक्ट कैश को क्या कर दो, क्रेडिट। कितने से बता दो फर्क? 1569 से ये माइनस। मैंने आज कैश क्रेडिट नहीं लिखा, लिखना चाहो तो लिख लो। नहीं सही है? सही है, ओके। उसके बाद भाई ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हैं, इनके साथ एडजस्टमेंट नंबर 3 गड़बड़ कर रही है। करना तो इसके साथ भी वही काम है, हमने ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेके जाना है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ इसमें छुपी पड़ी है जो कि ट्रेड एंड अदर पेबल्स में नहीं शामिल होनी चाहिए, तो उसको निकाल लेंगे, बकाया के साथ वही काम कर लेंगे। इसका मतलब ये वाला काम इधर दोबारा कर लेते हैं। नंबर 11 वर्किंग में ट्रेड क्या लिखा हुआ है? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, क्लोजिंग और ओपनिंग एज पर क्वेश्चन। हाँ जी, 38
2265 2273 और क्लोजिंग 2273। ये भी टिक हो गया जी, ठीक, तो ये भी हो गया। सॉरी, ये क्या है, कैश एंड बैंक। ओपनिंग 4 है और क्लोजिंग 3996 आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे अब टोटल कर लेंगे इन दोनों का और जहाँ ज़रूरत पड़नी है वहाँ पे फिर ले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, जब ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल तो बस डाटा हमने सारे का सारा फेंक दिया। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। मैंने जस्ट डाटा पोस्ट किया है, 2 एडजस्टमेंट्स हिट हो रही थी, इस वजह से डेटर्स और क्रेडिटर्स को मैं डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल में नहीं ले गया, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। इनकम स्टेटमेंट ऊपर रह गई है, ज़रा उसको भी देख लें, उसको भी फड़कू देते हैं, ठीक है ना, ताकि फिर सिर्फ एडजस्टमेंट्स रह जाए। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है, अदर इनकम है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, इसको हम ले जाएंगे स्टार्ट में, टिक करो 7659, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7659। ठीक है जी, डन हो गया। ठीक, अब 2 चीज़ें हैं जी, 2 चीज़ें हैं। एक आ रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस, दूसरा आ रहा है टैक्स एक्सपेंस। आज से पहले सवाल जितने किए उनमें ना तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आया था ना ही टैक्स एक्सपेंस आया था, इस वजह से मैंने रूल भी वो नहीं लिखवाया था। मैंने कहा चलो ज़रा वो सीख लेंगे, पहले कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आज चूँकि सवाल के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस आ रहा था तो मैंने रूल लिखवा दिया आपको, ठीक है। और अगली बात, मैंने आपको रूल क्या लिखवाया, इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल का लेजर लाजमी बनता है, ठीक है ना। अब ये किसी भी एक्सपेंस के लेजर जैसा लेजर है, मैं इसको यूं लिखने लगा हूँ। वो जो इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल लिखवाया ना, उसकी बजाय ना ज़्यादा बेहतर पता है क्या, उस रूल पे क्या लिख लो, हम इंटरेस्ट और टैक्स का लेजर लाजमी बनाएंगे, पेएबल लिखो ही ना। जैसे इनकम टैक्स प्रीपेड भी तो हो सकता है, एक्सपेंस ही है ना, तो मैं यहाँ पे यूँ लिख रहा हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंस, जैसे बचपन से करते हैं एक्रूअल, पेएबल भी निकल सकता है इसमें से, प्रीपेड भी निकल सकता है। ऐसे ही टैक्स एक्सपेंस पेएबल भी निकल सकता है, एडवांस भी निकल सकता है। वैसे वहाँ पे लिखा भी रहे इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल का लेजर लाजमी बनाएंगे, तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताइए क्या किया करते थे, एक्रूअल करते हुए एक्सपेंस ही लिख लेते थे ताकि हमें समझ आसानी से आ जाए। अब एक्सपेंस के लेजर में थोड़ा इधर हो जा ताकि नज़र आए तुझे। एक्सपेंस के लेजर में बस कैश पेड की फिगर होती है, किस तरफ आती है, एक्रूअल का टॉपिक, डेबिट बोलो एंट्री बोलो ना, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश पेड इधर आएगा, ऐसे ही है ना, कैश पेड जो होगा। तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस वो इस तरफ आएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है फिगर, ऐसा ही है। ऐसे ही टैक्स एक्सपेंस का लेजर है, तो कैश पेड इस तरफ आएगा और टैक्स एक्सपेंस इस तरफ आएगा। जैसे किसी भी एक्सपेंस के लेजर बनते हैं, ये दोनों बिल्कुल वैसे ही बने हैं। इनसे पेएबल भी निकल सकता है, प्रीपेड भी निकल सकता है, एक्सपेंस जो हुए। अब अलग बात है, इंटरेस्ट का प्रीपेड नॉर्मली होता नहीं, इंटरेस्ट हमेशा एरियर में पे होता है, एडवांस में पे नहीं होता। बहरहाल वैसे कह रहा हूँ, एक्सपेंस के लेजर में से ये दोनों चीज़ें निकला ही करती हैं, ठीक है। अब जो ये 2 चीज़ें निकल रही हैं, 100 को कहाँ ले जाऊँ मैं, वर्किंग 7 में लेके जा सकता हूँ। 100 क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। यहाँ पे भी क्या चाहिए हमें, इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितना बन रहा है, कितना लिखा हुआ है, 100। क्या ख्याल है, टैक्स एक्सपेंस को वर्किंग नंबर 8 में लेकर जा सकता हूँ, 1376, ये 13। जैसे कल सवाल करते हुए मैंने गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में नजर आया था, तो डिस्पोजल अकाउंट ओपन किया था और गेन लॉस को वहाँ पहुँचा दिया था, याद है। बिल्कुल वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का भी कोई आइटम हमने छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो कौन कौन से थे, डेप्रिसिएशन, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल और इंटरेस्ट एक्सपेंस। बस ऊपर जो होते हैं ना, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, आज उसने खैर से दिए ही कोई नहीं देख लो, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तक ले आया हमें। इससे ऊपर होता है सेल, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ठीक है ना। तो लेस
एडमिन एक्सपेंसेस लेस सेलिंग एक्सपेंसेस और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाते हैं। फिर ऐड अदर इनकम लेस फाइनेंस कॉस्ट। देखें ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होती अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, ये हमारे ऑपरेशन नहीं होते। अदर इनकम में क्या पड़ा होता है, मिसाल के तौर पे गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। अगर हम एक ट्रेडिंग बिजनेस है तो हमारा बिजनेस फिक्स एसेट्स को खरीद के बेचना नहीं होता। हमेशा फिक्स एसेट लेते हैं, काफ़ी अर्सा इस्तेमाल करते हैं, कोई इक्का दुक्का बेच भी देते हैं, कोई नया खरीद भी लेते हैं, लेकिन हमारा काम ये नहीं होता। इसलिए गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल आए फिक्स एसेट का तो गेन आए तो अदर इनकम में, लॉस आए तो अदर एक्सपेंसेस में जाता है। एडमिन सेलिंग में नहीं जाता और सेल में नहीं जाती इनकम। ऐसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस है, पैसों की जरूरत पड़ी बिजनेस को, ले लिया लोन, लेकिन क्या ये ऑपरेशंस का पार्ट है? क्या हमारा काम ही लोन्स लेना और इंटरेस्ट पे करना है? इसलिए कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाता इंटरेस्ट एक्सपेंस, सेलिंग में नहीं जाता, एडमिन में नहीं जाता, अलग नजर आता है। बात समझे हो? तो इसलिए ऑपरेशंस की कहानी तो ऊपर ऊपर थी, आज इस सवाल में उसने लिखा ही नहीं कि आप परेशान ही ना हो, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत डेंजरस हैं। जैसे हमने इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको तो हम यूज़ ही ना करते, इसको चल निकल, देखते हैं कहीं आज यूज़ करना भी पड़ जाए, लेकिन फिलहाल डाटा उठाते हुए मैंने इसको यूज़ नहीं किया फिलहाल। ओके ओके अच्छा, अब एक रह गया, ये बदतमीज़ रह गया। इस बदतमीज़ की समझ नहीं आ रही, इसके बारे में उसने क्या लिखा हुआ है, अदर इनकम है। पता नहीं अब इस अदर इनकम के अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, ये तो देखने वाली बात है ना, इस अदर इनकम में क्या कुछ है। ये तो सवाल ही हमें को गाइड करे तो करे, फिलहाल तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक हो गया? और भाई सही है, तो ये 1357 को भी देख लेते हैं। फिलहाल मैंने इस 6283 को इग्नोर किया है और 1357 की मुझे समझ नहीं आ रही, बाकी तीनों चीज़ें जहाँ पहुँचानी थी पहुँचा दी। अच्छा एक बात और कर ही देता हूँ मैं, रिटेन्ड अर्निंग्स का जो लेजर है इसमें क्या आता है? जो ओपनिंग प्रॉफिट्स आते हैं, बोलो। फिर डिविडेंड आता है, क्लोजिंग भी आती है रिटेन्ड अर्निंग्स। यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है, मेरा सवाल वो आफ्टर टैक्स होता है या बिफोर टैक्स होता है? नेवर, ये हमेशा पैट आफ्टर टैक्स। सबसे आखिरी वाला प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा और रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा, ठीक है। लेकिन कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट ये प्रॉफिट नहीं होता, कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। तो ये बात जिंदगी भर अब याद रखना, बल्कि अपने पास उसूलों वाले सफ़े पे लिख लो, ऐसे स्टार लगा लो ना, लिखो अपने पास। और भाई ये सिचुएशन कब आएगी? जब टैक्स होगा, पीबीटी अलग होगा, पैट अलग होगा, तभी सिचुएशन आएगी ना, वरना पिछले 2 सवाल में तो ये मसला ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अपने उसूलों वाले सफ़े पे लिखो, कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी होता है। 7 ने कहा ऐसे करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी होता है, जबकि रीटेड अर्निंग में हमेशा पैट आता है। अब आज के सवाल में इधर स्टार लगा होगा और पीबीटी पे स्टार, इधर देखो इधर स्टार लगा हुआ है पैट पे, कैश फ्लो के अंदर पीबीटी पे स्टार लगा हुआ है, और ये 2 स्टार्स जो लगे हुए हैं इस सफ़े के टॉप पे आपने लिख लिया होगा, जो मैं उसूल लिखवा रहा हूँ कि कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पीबीटी होगा, या ये 7 ने कहा है, ठीक है ना। और रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में हमेशा पैट जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स हो या कैपिटल का लेजर मान रहा हो तो उसमें भी प्रॉफिट्स ही जाते हैं ना, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही जाएगा, ठीक है। और ठीक है, याद रखना ये बात। तो चलो फिर इसको बेचारे को क्या क्रॉस लगाना, इसने भी जहाँ जाना है वहाँ इसको भेज ही देते हैं। 6283 6283। अब सिर्फ और सिर्फ 1357 की इनकम रह गई है, बाकी तो सब कुछ ही मैंने देखो टिक कर दिया। इसका भी मुझे पता नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन में जाकर देखते हैं कि इसमें क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो 1357 अभी मैं नहीं एडजस्ट कर सका। इसमें अगर कोई गेन वगैरह पड़ा हुआ, यही गेन हुआ, या कोई गेन वगैरह पड़ा हुआ फिर फिक्स एसेट का, तो पता ही आपको क्या करना है, हमने उसको रिवर्स करना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश में, और कैश पेड को ले लेना है। बहरहाल फिलहाल तो इसका पता नहीं चलता। तो 1357 के अलावा सारा सवाल हमारा पोस्ट हो चुका है, अब हमारी सिर्फ बाकी हैं एडजस्टमेंट्स। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट 1 के अंदर उन्होंने बताया ड्यूरिंग द ईयर, हमारे साल की बात कर रहे हैं।
मूवमेंट इन पीपीई इंक्लूड्स, ये सबसे आसान पॉइंट है क्योंकि उसने मूवमेंट ही बता दी। देखो क्या, डेप्रीसिएशन अमाउंटिंग टू 5280, थाउजेंड में है। ऊपर वाला सवाल में डाटा क्या था, थाउजेंड में है डाटा। ये देखो रुपीज इन थाउजेंड, ऊपर मैंने नहीं लिखा, आप लिख लेना घर पे, ठीक है ना। डेप्रीसिएशन अमाउंटिंग टू 5280। मुझे एक बात बताओ, अगर एसेट बुक वैल्यू पे बन रहा हो तो डेप्रिसिएशन कहाँ नजर आती है? अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा हो तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ नजर आती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में नजर आती है ना। तो यही बोल पूछ रहा हूँ ना, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है तो कौन डेप्रिसिएशन बुक उस एसेट अकाउंट के अंदर ही नजर आती है, सादा सी बात है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सवाल ने हमें गिवन की हुई है यार, इतना आसान सवाल कहाँ से लाऊं मैं फिर आपके लिए दोबारा, आज ही देख लें बस। 5280। लेकिन साथ के साथ आपको ये भी पता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये नॉन कैश आइटम है। प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ये माइनस हो चुका है। हम क्या करेंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मुफ्त के नंबर है 5280। ठीक हो गया जी। चलो लो, इतने मजे का पॉइंट था। हाई कहता है मशीनरी हैविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ 2481 was sold for 3440। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा हो तो एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल की कॉस्ट निकलेगी ना, बुक वैल्यू। तो फिर बुक वैल्यू तो गिवन ही है। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू है 2481 वो बिकी है 3440। गेन है भाई, गेन है, बताऊं आपको, ठीक है। तो डिस्पोजल का अकाउंट बना लेते हैं जी फिर। नंबर 12 वर्किंग डिस्पोजल का अकाउंट। डिस्पोजल ऑफ पीपीई है, मशीन है, ठीक है। हाँ जी, सुकून से, सब कुछ रेडी है। बुक वैल्यू 2481 है, एसेट अकाउंट में से 2481 क्रेडिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट में वो 2481 डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही होगा। पीपीई से बुक वैल्यू आई है, इसलिए क्यूमुलेटेड एक्शन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहती, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पोजल लिख दिया आपने। मैं तो कहता हूँ इसको भड़का ही देते हैं। एडजस्टमेंट जो पूरी हो रही है, ये जो बिका है कितने का बिका है 3440 का। एक्यूमुलेटेड एक्शन तो कोई नहीं ना आनी यहाँ पे, क्योंकि बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बना और बुक वैल्यू गिवन है हमें। तो कैश आ गया, कैश का आना, कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 3440 से। तो भाई 24 वाली चीज़ 34 की बिके तो गेन ही आता है। बैलेंसिंग फिगर 959। अब भाई गेन को उल्टा दो और कैश को ले लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ये ऐड हो चुका है, तो क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कौन सी वर्किंग में निकला है? 11 12 में कितना 959। ठीक हो गया जी। ये गेन रिवर्स हो गया और 3440 का जो कैश आया है ये कैश इनफ्लो है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बताओ यहाँ पर कैश रिसीव्ड या सेल प्रोसीड जो भी कह दो, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट। इसका कोई वर्किंग का रेफरेंस देना क्योंकि ये सवाल में गिवन था 3440। इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो है। तो 3440 पॉजिटिव। ठीक हो गया जी। मुश्किल या आसान? आसान से सवाल है, कैश फ्लो भी बड़ा आसान है। फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज रीवैल्यूड फ्रॉम बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू ऑफ 596328। हाँ भाई, इसकी एंट्री पता है क्या होती है? ये बुक वैल्यू से उठाकर इसको फेयर वैल्यू पे ले गए तो इसकी एंट्री क्या होती है बताओ? सरप्लस आ रहा है, लॉस आ रहा है? सरप्लस आ रहा है। एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट। कितने से कितने से? 2000
2037 से PPE डेबिट रिवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ये एंट्री होती है। यस सर। तो PPE 2037 से डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस 2037 से क्रेडिट, क्रेडिट PPE रीवैल्यूएशन सरप्लस। कितना आसान सा, सब कुछ ही गिवन। लास्ट थिंग इज an office building which had previously been revalued was sold at its carrying amount of 2599। ये क्या अजीब सी बात हुई। पता है क्या कह रहा है? पहली बात तो ये बता रहा है कि डिस्पोजल हुआ फैक्ट्री बिल्डिंग का, ऐसे ही है, डिस्पोजल है, यूं फिर कर लेते हैं। ये क्या थी? मशीन थी, मशीनरी हैविंग कैरिंग, डिस्पोजल ऑफ, ये मशीनरी था, तो ये डिस्पोजल हो गया ऑफ बिल्डिंग। वो कह रहा है an office building which had previously been revalued was sold at its carrying amount of 2599, जो उसकी कैरिंग अमाउंट थी उतने की ही बेच दी। पहली बात तो ये पता लग गई कि डिस्पोजल हो रहा है जो बिल्डिंग का, वो कितना है, कितनी है उसकी वैल्यू? 2599, यही है ना बुक वैल्यू? यस सर 2599। ठीक है, कैरिंग वैल्यू 2599, क्रेडिट हुआ, डेबिट हो गया डिस्पोजल अकाउंट 2599। यहाँ पे आपने लिख दिया PPE से ये बुक वैल्यू आई है, ठीक है, और ये डिस्पोजल, बुक वैल्यू जा रही है डिस्पोजल में, तो बुक वैल्यूज जा रही है क्योंकि एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? बुक वैल्यू पे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक्यूमुलेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन वो क्या कह रहा है कि इट हैज़ बीन सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू। क्या मतलब? जितनी की बुक वैल्यू थी उतना ही कैश आ गया, तो ये अकाउंट तो बनाने की भी शायद ज़रूरत नहीं थी। नो गेन नो लॉस, ठीक है, कोई गेन लॉस नहीं है कि रिवर्स करें। हाँ, कैश रिसीव ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे लिख दें 2599। सबसे बड़ा पॉइंट ओवर हो चुका है, बहुत ही मुश्किल पार्ट था, है ना? कोई नहीं, मुश्किल सवाल भी ढूंढेंगे अभी। ये टॉपिक बड़ा आसान है, बस थोड़ा पहले 2-3 दिन लगते हैं थोड़ा दिमाग को सेट होते हुए। हो क्या, असल में सारी ज़िंदगी अक्रूवल करते करते, इनकम एक्सपेंस निकालते निकालते इनकम एक्सपेंस देने लग जाता है और कैश निकालना पड़ जाता है। एनीवेज, सेकंड एडजस्टमेंट साथ है ना भाई मेरे? बस ये सवाल मैंने पूरा करना है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम न लगाऊँ। मेरी फजूल बात अब कोई नहीं करनी इस तरह की, जैसे अभी ओनर ऑफ QE विदड्रू 300 पर मंथ, 1000 तो है नहीं ना, 1000 में सवाल कर रहे हैं। द अमाउंट्स वर डेबिटेड टू अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स। और यार जिसको डिविडेंड लिखा हुआ है वो ड्राइंग्स कह रहा है फिलहाल, सोल प्रोप्राइटर टाइप चल रहा है। अभी आगे बड़े होकर सवाल कंपनी वाले आने लग जाएंगे, लेकिन ये 300 ड्राइंग्स हैं, तो 300 से एंट्री कर दूं, ठीक है ना? तू भी बोल रहे सुता है मुंडिया जी, पर मंथ है तो इनटू 12 करें, आंसर 3600 होगा ना, 300 इंटू 12 है तो 3600 है, ठीक है। 3600 से वो डिविडेंड की बजाय ड्राइंग्स लिख रहा है, तो कोई नहीं, हम भी ड्राइंग लिख देते हैं 3600, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिविडेंड पेड को काट देंगे और ड्राइंग लिख देंगे। आपने वर्किंग शो करनी है तो यहीं पे कर दें। 3600 कैसे आया जी? 300 इंटू 12, 3600 पेड। ऊपर वालों को जीरो ना लिखो, इंटरेस्ट भी है और टैक्स भी है आज, सही है जी। एडजस्टमेंट 2 इज ओवर। एडजस्टमेंट 3, सॉरी, वो जो ऊपर डेटर्स को हिट कर रहा था ना, ट्रेड अदर रिसीवेबल्स को, वो पॉइंट नंबर 5 था, 3 नहीं था, मैंने गलती से 3 लिख दिया था, ठीक है। एनीवेज आपको पता लग ही जाएगा। एडजस्टमेंट 3 में कहता है ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू, ये क्या है जी? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ
लो जी, आज का बड़ा अहम उसूल लिखेंगे उसूलों वाले सफ़े पे। समझाना तो है रास्ता रास्ता ही होता है, आपको पता है। अभी तो उसूल पूरे तो कर लें, फिर समझ भी लेंगे। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर बैड डेट एज एट 31 दिसंबर 15 वॉज 4 लाख, पिछले साल थी 5,50,000। आप एक उसूल लिखें फिलहाल, इसकी प्रूवें शुरूवें अब अभी बहुत टाइम है। वैसे अब ये ना कहना कि आज क्लास में सर के पास टाइम कम था ना, सर ने फिर इसको कल पे डाल दिया। और सही बात है, अगर ऐसे भी कहना चाहे तो कह लें, लेकिन मैं तो वैसे भी अभी मौका नहीं आया जिसके ऊपर मैं ये बताया करता हूँ। उसूल फिलहाल सिर्फ लिखें उसूल। कैश फ्लो के सवाल में, अच्छा ये मेथड जौन सा है ना, अभी मैंने इसका नाम नहीं लिखा, वो जब दूसरा मेथड आएगा ना तो फिर इसका नाम बताऊंगा। फिलहाल इसलिए हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही कैश फ्लो का मेथड है, ठीक है। तो लिखो, कैश फ्लो के सवालों में हम बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर कर देते हैं। हम बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर कर देते हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, PFDD लिख लेना ना, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से डेटर्स को नेट करके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से डेटर्स को नेट करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाते हैं। नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाते हैं। ये क्या असूल लिखवाया मैंने, ज़रा फिर मैं बोलता हूँ। कैश फ्लो के सवालों में जो मेथड हम कर रहे हैं फिलहाल, इसकी बात ही चल रही है ना, दूसरा मेथड आएगा तो फिर नाम भी लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। कैश फ्लो के सवालों में हम बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर कर देते हैं सिरे से, ठीक है ना, इग्नोर कर देते हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से डेटर्स को नेट करते हैं और नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेकर जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पहला जो पॉइंट था ये तो गया, इसको तो हमने इग्नोर करना है। अब रहेगी प्रोविजन, के प्रोविजन से डेटर्स को नेट करना है। उससे पहले मेरी छोटी सी डिस्कशन सुने ज़रा। हमारे सामने बैलेंस शीट पड़ी थी, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 150 पे नज़र आ रहा था और अदर इन्फॉर्मेशन में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बैलेंस, यूँ कर लें ये 2015 है तो ये 2014 है, ठीक है। यहाँ लिखा होता अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बैलेंस इज 30 and 25 फॉर 2015 एंड 2014 रेस्पेक्टिवली। इसको देखकर आपको क्या लगता है? बैलेंस शीट के अंदर बस PP ही नज़र आ रहा है। वो कह रहा है कि एक्यूमुलेशन B है, तो इसका मतलब क्या है? ये ऊपर वाला PP नहीं, ये बुक वैल्यू में नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर बैलेंस शीट में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन फेस पे नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब यही है कि वो नेट जहाँ से होनी थी वो हो चुकी है। और वैसे भी आप बड़े हो चुके हैं, आपको पता है कि PPE का नोट बनने के बाद बुक वैल्यू ही पोस्ट होती है बैलेंस शीट के फेस पे। ऐसे ही चलते चलते आपके पास करंट एसेट्स आए और करंट एसेट्स में आपके डेटर्स लिखे हुए पड़े नज़र आ रहे हैं आपको 30 रुपये और 25 रुपये। आपको सवाल के अंदर इन्फॉर्मेशन ने बताया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस इज ₹5 and 3 फॉर 2015 एंड 2014 रिस्पेक्टिवली। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर आपने छान पटक की, आपको कहीं पे प्रोविजन का कोई लफ्ज़, प्रोविजन डाउटफुल डेट का लफ्ज़ नज़र नहीं आया। सवाल कह रहा है प्रोविजन है, बैलेंस शीट के फेस पे डेटर्स नज़र आ रहे हैं, तो मतलब ये ग्रॉस होंगे या इनमें से प्रोविजन लेस हो चुकी होगी? अब ग्रॉस होते तो प्रोविजन बैलेंस शीट में नज़र आती ना, नहीं नज़र आ रही तो इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? नेट हो चुके हैं, ठीक है। ये बात सारी जहन में रखते हुए आ जाइए अपने सवाल के फेस पर।
ये देखिए पीपीई में, पीपीई के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ कॉस्ट है या बुक वैल्यू है, लेकिन पूरे सवाल में कहीं एक्यूमुलेटेड डिडक्शन नज़र यहीं माइनस नज़र आ जाती या उस तरफ नज़र आ जाती, कुछ भी नज़र आ जाता तो हम कहते कि ये फिर कॉस्ट पे पड़ा। नहीं था तो हमने क्या कहा, बुक वैल्यू है। ऐसे ही ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में डेटर्स भी पड़े होंगे ना, बोलो, लेकिन प्रोविजन पूरे सवाल में कहीं नज़र नहीं आ रही, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो मतलब जो डेटर्स होंगे वो ऑलरेडी नेट ऑफ प्रोविजन होकर बैलेंस शीट में गए होंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में नेट ही होता है। बैलेंस शीट में अगर 30, मिसाल के तौर पे बैलेंस शीट के अंदर अगर ये यूं ग्रॉस लिखा भी होता ना 35 और 28, ठीक है, तो साथ ही उसको ये मजबूरन लिखना पड़ना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5 और 3, तो 30 और 25 पर ही नज़र आते डेटर्स, नेट होकर ही आते हैं। लेकिन अगर नज़र नहीं आ रहे तो इसका मतलब ही क्या है कि ऑलरेडी प्रोविजन से नेट हो चुके हैं। और पता नहीं क्या मैंने लिखा था, 30 लिखा था यहाँ, और यहाँ 28 लिखा था कि 25 लिखा था, 25, 35 और 28 था, पक्की बात है। अच्छा जो भी था, मुझे इससे क्या, ठीक है, और सही है ना। चलो, तो इसका मतलब जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है ना, ये सारे का सारा इग्नोर हो गया। क्यों? मैंने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, बैड डेट रिटर्न ऑफ को तो वैसे इग्नोर करते हैं, और प्रोविजन को यूज़ करके ग्रॉस डेटर्स को नेट बनाते हैं और नेट को ले जाते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। लेकिन डेटर्स तो ऑलरेडी मेरे पास नेट ही पड़े हैं, तो इसलिए मुझे ग्रॉस करने की, फिर उसमें से नेट करने की ज़रूरत तो कोई नहीं है ना, ठीक है। इसका मतलब सुकून मारो ज़िंदगी में, पॉइंट 3 इग्नोर कर दो। ये दूसरे मेथड में जाके ये पॉइंट यूज़ हुआ करेगा, लेकिन इस मेथड के अंदर हम इस तरह से काम चला लिया करेंगे। बैड रिटर्न ऑफ को हमेशा इग्नोर करना है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर पड़ी है और डेटर्स ग्रॉस पे पड़े हैं तो उन्हें नेट पे लाओ। ये 2 या 3 दिन बाद प्रूफ करूंगा कि ग्रॉस पे रख कर प्रोविजन अलग से हमें ट्रीट करनी पड़ती है, उससे बचत करने के लिए नेट करके एक ही काम कर दिया जाता है। बहरहाल प्रूफ करेंगे इसको आने वाले दिनों में, ठीक है जी। पॉइंट 3 इज ओवर। पॉइंट 4 पढ़ें। पॉइंट 3 तक को मसला है तो बताएं। अब ये नई चीज़ है थोड़ी सी, लेकिन इसमें एक्रूवल प्री पेमेंट का, एक्रूवल प्री पेमेंट का टॉपिक है इन दोनों से एडजस्टमेंट्स में। एक्रूवल्स आते हैं ना, इंट्रो पढ़ के एग्जाम्प्ट वाले तो नहीं हूँ, ठीक है। फिर हमने रिवाइज भी किया है एक्रूवल को, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30 जून एवरी साल। द बैंक लोन वॉज रिसीव्ड ऑन यकम नवंबर 15, हमारा साल है 31 दिसंबर 15 का, यानी यकम जनवरी 15 को हमारा साल शुरू हुआ था और ये 31 दिसंबर 15 पे ख़त्म होना है, ठीक है जी। इसमें 12 महीने होते हैं हमारे साल में। तो अब वो क्या कह रहे हैं जी, द बैंक लोन वॉज रिसीव्ड ऑन यकम नवंबर 15, ये अक्टूबर, ये नवंबर, ये दिसंबर, इस दिन लोन आया है। और लोन कितना है ये देखो ना, स्टार्ट में पढ़ा भी नहीं था। अब मैं वो बैलेंस शीट ओपन कर देता हूँ यार, देख लो, इधर से देख लो जी। ओपनिंग डेट पे कोई नहीं पड़ा था, 0, तो ये आ गया है। तो इसका मतलब ये 6000 का लोन जो आया है ये इस दिन आया, ठीक है जी, 6000, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इस पे इंटरेस्ट रेट वैसे कितना है, 10%, ठीक हो गया जी। चलो अच्छा जी, अब चलो ये भी सामने आ गया ना साथ ही। हाँ, 10% इस पे इंटरेस्ट रेट है, 6000 का ये लोन आ गया। अब वो कहता है द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30 जून एवरी ईयर, हर साल 30 जून पे इंटरेस्ट पे होता है। यानी कि ये वाला 30 जून तो इस साल का गुजर गया है। अब इंटरेस्ट जो पे होगा वो ऐसे अगले साल 30 जून पर जाकर पे होना है। क्या ख्याल है, सही है? और माना मैंने कि 30 जून तक, वो कह रहा है कि 30 जून हर साल 30 जून पे होता है। मैंने माना अगले 30 जून के ऊपर पूरे 12 महीने तो नहीं बने होंगे इंटरेस्ट के, लेकिन बैंक ने 6 महीने वो और 2 महीने ये 8 महीनों का इंटरेस्ट ले रहे हैं 30 जून को, फिर उससे अगले 30 जून पे पूरे 12 महीने का ले लेगा। हमें इससे कोई मसला नहीं है, हमें मसला यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है जी। हमारे साल के अंदर 2 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, या तो हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, देख लेते हैं। वो कहता है द बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन यकम नवंबर, इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स, ये वाले 2 महीने, नवंबर और दिसंबर,
इंटरेस्ट फॉर 2 months हैज बीन एक्रूड। क्या मतलब इधर कमाल कर दिया यार इन्होंने, कमाल कर दिया। हैज बीन एक्रूड का मतलब क्या है, रिकॉर्ड हो गया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है, और चूंकि पेएबल है, पे नहीं हुआ तो एक्रूड होने का मतलब ये 2 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया है। 2 महीने का इंटरेस्ट बनता कितना है, 6000 का कितने 10%, 6000 का 10%, ठीक है जी, इंटू 2/12, क्योंकि ये तो एनुअल होता है। 2/8 सर। 2/8 क्यों बेटा? 8 महीनों के लिए बेटा 8 महीनों का इंटरेस्ट पे होगा, एनुअल होता है, 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट पूरे साल का कैलकुलेट हुआ ये, इसमें से 2 महीने का इधर रिकॉर्ड हो गया। 30 जून पे जाके इंटरेस्ट एक्सपेंस 10% के हिसाब से कैलकुलेट होगा, लेकिन उस वक्त जाके हम 8/12 करके कहेंगे ये बैंक को ये पकड़ो, तो ठीक है जी। 100 पूरा, यस सर। पक्की बात है। चलो अच्छा जी, अच्छा गौर करो, ऐसे ही नहीं वो कह रहा, वाकई उन्होंने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था 100 रुपए का, ये देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस सही रिकॉर्ड किया हुआ है, नो इशू। मसला फिर क्या है, हमसे क्या तकलीफ है तुम्हें? वो कहता है मोहतरमी मुकरमी अजीज़म दोस्तम, मसला ये है that interest for 2 months has been accrued and included in trade and other payables। ओए ये है मसला असल में। मैं थोड़ी देर पहले आपको एक बात कर रहा था कि बिजनेस की ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती, हम वहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस के कैश फ्लोज हैं। क्या ये लोन लेना, उस पर इंटरेस्ट पे करना, ये हमारे ऑपरेशंस हैं। तो अगर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर इसको पढ़ा रहने दिया तो वो तो उस फिगर को ख़राब कर देगा, तो उसको अलग कर लेना है, ट्रीट करेंगे उसके हिसाब से ही। लेकिन फ़िलहाल तो ये पता लगा कि इसमें ट्रेड एंड अदर पेबल्स में इंटरेस्ट पेबल शामिल है, तो कर लो बार, लेस कर दो इंटरेस्ट पेबल। क्या जी? इंटरेस्ट पेबल, जो साल के शुरू में 0 था पेबल, लोन ही नहीं था, और साल के एंड पे कितना पेबल हो गया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री यही की है, 100 से पेबल आ गया। ठीक हो गया जी। यानी इधर देखो ब्रॉड डाउन कुछ भी नहीं था, और इधर देखो कैरी डाउन कितना है 100, क्यों कि कैश पेड 0 है। कैश पेड क्या है, क्योंकि ये तो अगले साल जाके पे होना है। देखो इंटरेस्ट पेबल का लेजर भी बन गया, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे डिस्पोजल का अकाउंट बना है ना, इसमें हम क्या करते हैं, कैश को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाते हैं, ठीक है, और गेन लॉस को रिवर्स कर देते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के लेजर के अंदर क्या करेंगे, कैश पेड को इधर ले आएंगे और इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हम कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस इज नॉन कैश एक्सपेंस। तो कैश तो ना पे हुआ, असल बताओ इंटरेस्ट में पेमेंट कितनी हुई है, ठीक है, सही है। अब जब हम इधर से देखते हैं, इस लेजर को कंप्लीट कर दिया मैंने, तो 100 रुपये का एक्सपेंस, ये हम यहाँ पे आके कह रहे हैं भाई साहब सॉरी टू से, लेकिन ये जो प्रॉफिट की फिगर तक आते आते आपने 100 रुपये का एक्सपेंस लेस किया है ना, इसको आप ऐड बैक कर लें काइंडली, क्योंकि ये एक्सपेंस की फिगर है, पेड की फिगर नहीं है। हमने कहा अच्छा ठीक है यार कर लेते हैं, 100 ऐड बैक कर लिया। और आप ये बताएं कि आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है वो कितना है, वो आप यहाँ से निकाल लें। हमने कहा यार हमने तो वर्किंग नंबर 7 करके भी देखी है, बैलेंसिंग 0 आया था, यानी कि कैश कोई पे 7 ना, बोलो यस सर 7। कैश पे नहीं हुआ। ये आने वाले सवालों की तैयारी है। आने वाले सवालों में पता क्या होगा, एक्सपेंस मिसाल के तौर पे 100 है ना, तो 10 रुपये पे हो जाएंगे, 90 रुपये पेएबल होंगे, तो 100 को ऊपर रिवर्स कर देंगे, 10 को पेड में लेंगे, कैश पेड में, ठीक है। लेकिन अगले सवालों की तैयारी है। चलें ये लेजर भी इत्तेफाक से पूरा ही हो गया साथ के साथ ही, लेकिन साथ में ये देखो अब ये भी सही हो गया। अब ये बाकी सारे ऑपरेशंस का पार्ट ही है, तो 4953 तो पहले ही सही पड़ा था, ये कितना हो गया 3237। अब इधर देखो, अब ये वही काम हो गया, ट्रेड एंड पेबल्स वही, क्रेडिटर्स ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाते हुए क्या हो रहे हैं, कम। क्या हो रहे हैं, कम। ट्रेड एंड अदर पेबल्स नाम लिखो, ट्रेड एंड अदर
पेबल्स। वर्किंग का रेफरेंस दो जहाँ पे सही किया इनको, वर्किंग नंबर 6 में। अब बाकी काम वही है। ये देखो 49 से 32 पे आए तो कम हो गए। लाइबिलिटी है, ट्रेड अदर पेबल्स लाइबिलिटी है। कम होना मतलब लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट या क्रेडिट? लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट। वेरी गुड, डेबिट। दूसरा इम्पैक्ट कैश टू क्रेडिट कर दो। कितने से? 1716। 1716। ठीक हो गया जी? यस सर। कैसा रहा फिर? ये सबसे टेक्निकल एडजस्टमेंट है जो कैश एंड कैश इसमें वर्किंग कैपिटल आइटम को चेंजेस में लेके जाने के लिए की जा सकती है। ठीक हो गया? डन। एडजस्टमेंट 4 इज ऑल्सो ओवर। एडजस्टमेंट 5 रह गई है, और एडजस्टमेंट 5 में ना फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम है। पैसे वेले पड़े हुए थे, कोई इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमा ली। अब वो ट्रेड अदर रिसीवर्स में बाकी शामिल पड़ी है। हमने कहा ना 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 ना, ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। वेले पैसे पड़े थे, ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिए। 110% सेम ट्रीटमेंट है। मैं ट्रेड अदर रिसीवर्स ऑलरेडी लिख चुका हूँ। बोलो, लिख चुका हूँ। यहाँ पे आपको कह रहा है अदर इनकम में पड़ी है इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 398। अच्छा जी, ठीक है, पड़ी है। तो एज एट 31 दिसंबर ट्रेड अदर रिसीवर्स इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटेड टू इतने, पिछले साल इतना। अब असल में तो मुझे यहाँ पे वो लेजर बनाना था, मैं भूल गया, माजरत के साथ बनाना भूल गया मैं वो। तो कोशिश करके यहाँ ही ना फिट कर लें। ये तो बन ही गया जी। नंबर 13 इन्वेस्टमेंट इनकम। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस था ना, वैसे ही इन्वेस्टमेंट इनकम का लेजर है। वो वहाँ पेएबल होता है, यहाँ पे रिसीवेबल होगा। ठीक है? तो मैं आपको ना सिर्फ 1 मिनट देता हूँ, टाइम कम है, कोशिश करें ये एडजस्टमेंट करने की। इस लेजर को बनाएं। ये इनकम हो गई है, इसमें इनकम आएगी और कैश रिसीव्ड आएगा, और जो क्लोजिंग ओपनिंग होंगे वो इसमें से एडजस्ट करके एडजस्टेड फिगर ने उधर जाना है। ज़रा ट्राई तो करें। बस 5 मिनट की क्लास अब रह गई है जी, इंशाल्लाह। 5 मिनट, 5-7 मिनट और चलेगा काम। बस ये सवाल पूरा हो जाए। ओके जी, तो देखें, सोचा तो सही कम से कम पढ़ते पढ़ते। अदर इनकम में शामिल है 398 रुपए की इन्वेस्टमेंट इनकम। छोड़ो इसको, मुझे इनकम का लेजर बनवा दो। इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आता है पहले ये बताओ। कैश इनकम के केस में रिसीव होता है, तो कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट। ठीक है? तो इनकम किस तरफ आएगी फिर? वो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है वो डेबिट साइड पे आएगी। एक्सपेंस के उलट है ना, ये देखो एक्सपेंस के उलट। ठीक है? अब सवाल कह रहा है अदर इनकम में इन्वेस्टमेंट इनकम पड़ी है 398 की। बिस्मिल्लाह, लिख दिया हमने 398। ठीक है जी। आगे वो कहता है एज एट 31 दिसंबर 15 ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटेड टू 96। 31 दिसंबर 15 पे जो ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स पड़े हैं ना, ये 31 दिसंबर 15 पे, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल पड़ी है? 96। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू 96। कितने, किस दिन? एज एट 31 दिसंबर 15 ट्रेड एंड रिसीवेबल इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटेड टू 96। कितने गया ये? 96 इसमें पड़ा है। निकालो बाहर इसको, इसका लेजर बनाओ। रिसीवेबल है, रिसीवेबल 96। समझ रहे हो? उसके बाद साथ ही ब्रैकेट में कुछ और भी लिखा हुआ है। 2014 में 80,000 था। इसका मतलब पता है क्या होता है? यहाँ से जो कहानी शुरू हुई है ना, 31 दिसंबर 15 ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 96, ब्रैकेट में 2014 लिख के ये लिख देने का मतलब ये होता है कि बाकी सारी बात वही है। 2014 पे ये 80 था। क्या मतलब? यहाँ पे 80 था, यानी कि ओपनिंग में भी रिसीवेबल था 80। लो जी, बड़ी खूबसूरती से हमने ऑपरेशंस में से दूसरी एक्टिविटीज़ निकाल दी। और ये क्या है जी? हमने कहा जी ये ना इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल है। इसका अलग लेजर बनाया हुआ है, इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है? बताओ जी नेट क्या हो गया? पाक साफ। हाँ,
3785. 3785 पार्क्स ऑफ रिसीवेबल्स हैं, 2177. 2177 पार्क्स ऑफ रिसीवेबल्स हैं। बताओ जी, रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, 3 से 2 पे जा रहे हैं ना, कम हो रहे हैं, तो ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, Cash. रिसीवेबल्स वर्किंग नंबर कौन सी है पता नहीं, कम हो रहे हैं, कम रिसीवेबल्स, डेटर्स कम हो तो क्रेडिट होते हैं, डेबिट होते हैं, और एसेट्स कम हो तो क्रेडिट होते हैं, Yes, sir. बोलो। तो कैश को पॉजिटिव लिख लो, कितना 1608. 1608 पॉजिटिव। वर्किंग कौन सी है? 11 11, यही है भाई, Yes, sir. सही है, वर्किंग नंबर 11। एडजस्टमेंट्स आर ओवर, ये लेजर रह गया है बस, ये बैलेंस तो नहीं हो रहा कहीं, No. नहीं हो रहा, तो कैश निकाल लो इसका भी 382। हाँ भाई, थोड़ा सवाल तेज है, रिलैक्स रहें, घर पे इसको 2 बार करें, कल छुट्टी है, यशी करें, मैं सवाल नहीं दूंगा, अमीन वाले को दोबारा करें, इसको करें, जुनेद जंजुआ को करें, प्रैक्टिस सेट को करें, ये 4 सवाल ये आपके होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, 382 कैश रिसीव हुआ है, इन्वेस्टमेंट कैश रिसीव हुआ है, और ये 398 इनकम है। मैंने कहा नहीं यार, इनकम को नहीं ना, मसला ये है कि हम इनकम को नहीं छोड़ सकते यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा नीचे ले आए, ऐसे किसी वजह से कह रहा हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, हाँ भाई बात सुनो, उसूल क्या है हमारा, इनकम्स एक्सपेंसेस ये नॉन कैश है, इन्हें रिवर्स कर देते हैं और कैश रिसीव पेड को लेते हैं। जैसे गेन ऑन डिस्पोजल हो चाहे लॉस ऑन डिस्पोजल हो पीपीई का, यहाँ रिवर्स कर देते हैं और कैश रिसीव्ड को लेते हैं डिस्पोजल वाले को। इंटरेस्ट एक्सपेंस आया, एड बैक कर दिया, इंटरेस्ट पेड को ले रहे हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इनकम को रिवर्स कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम कैश रिसीव्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 398 की जो इनकम है प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ये क्या हो चुकी होगी, ऐड, तो क्या कर देंगे हम इसको, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। सवाल में गिवन थी कितनी, 398, 398, ठीक हो गया जी ठीक है, Yes, sir. ओके। एंड नेक्स्ट Cash. कैश, इस इधर लिख लो, कैश रिसीव 382. फ्रॉम Investment. इनकम, ठीक है ना, Yes, sir. कितना, 382. ये किस वर्किंग में निकाला है आपने, 13 में। ये किस वर्किंग में निकाला था आपने, सवाल में गिवन था, ये सवाल में गिवन थे मेरे ख्याल से। चलो ठीक हो गया जी, अब सवाल हो गया ख़त्म, ठीक है। अब सिर्फ बैलेंसेस करते जाएं, ख़त्म कहानी। कैपिटल का लेजर, अच्छा इसको टोटल कर ले, -23 आ जाएगा ये, Yes, sir. और ये 3996 आ जाएगा। आगे बढ़ो, इस लेजर के अंदर किस तरफ बैलेंस की फिगर आ रही है, क्रेडिट सर, ओह क्रेडिट साइड पे। अगर प्रॉफिट्स अलग पड़े हैं तो प्रॉफिट तो इसमें आने से रहे, तो फिर घर से ओनर पैसे लाए होंगे, कितने पैसे आ रहे हैं, 35.6 3516। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट वाला, हाँ यही है भाई। Yes, sir. Yes. ये क्या है जी, फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड या इंजेक्टेड, जो भी कहें, वर्किंग नंबर 2 3516 इनफ्लो, ठीक है। ये खत्म कहानी। रिटेन्ड अर्निंग्स को जरा बैलेंस करें, किस तरह बैलेंसिंग फिगर आ रही है, थोड़ा इधर हो जाना, थोड़ा इधर हो जा जी। 1272. 1272 इस तरफ आ रहा है, Yes, sir. पता नहीं ये क्या भला है। चलो अल्लाह मालिक है, फिलहाल तो चलते हैं आगे। आगे इसको जरा बैलेंस करो, वन टू डेबिट साइड पे आ रहा है। देख लो,
7659 है टॉप पे, यहाँ 6283 प्रॉफिट फॉर द ईयर है 6283। भाई ये देख लो सही है, ये सही है, 2037 सही बताया था आपने, हैं? जरा इसको भी चेक कर लो, मुझे लग रहा है गड़बड़ है, क्योंकि ये 1272 आना चाहिए था आंसर। एनीवेज इधर देखो ज़रा, वो कहते हैं जी यहाँ पे सर ये 1272 ही निकलेंगे। जाए अंकल 1272, यस सर। तो प्रॉब्लम सॉल्व ना जी। यस सर। ये क्या हुआ, देखो आपको सवाल ने कहा था रीवैल्यूएशन तो हो रही है, लेकिन आपको सवाल ने ये नहीं बताया था कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है। फिर आपको सवाल ने कहा था एक रीवैल्यूड एसेट बिक रहा है, कितने सरप्लस उसका पड़ा था जो उठाकर फेंकना था, ये सवाल ने कुछ नहीं बताया था, ऑटोमेटिकली निकल आया भाई। ये एंट्री हो रही है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, सब कुछ ही इकट्ठा आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो इसका कुछ भी नहीं करना था कैश फ्लो में, बस ये लिखनी जरूरी थी, वरना इसमें कोई बैलेंस आ जाता, इसमें कोई बैलेंस आ जाता, ऐसी खामखा। ठीक हो गया, तो ये दोनों अकाउंट्स भी बैलेंस हो गए। लोन के अकाउंट में आए, यहाँ पे मैं ही बता देता हूँ, 6000 से कैश इनफ्लो हो रहा है, ठीक है जी। तो लोन रिसीव्ड वर्किंग नंबर 5, वैसे तो ज़बानी भी निकल ही आता है, वाला चलो ये भी कैश इनफ्लो है, ठीक है, सही है। यस सर। आगे बढ़े, ये हो गई है वर्किंग, इससे जो करना था हमने कर लिया, ये हो गई है वर्किंग, जो करना था कर चुके। टैक्स एक्सपेंस को भी चेक कर लो, इसका कैश पेड कितना निकल रहा है, इस तरफ पहले तैयारी की हुई थी मैंने, कैश पेड लिख दिया था 994 1376 माइनस 1300 1070 टैक्स पेड की फिगर भी तो हमारे सामने यहाँ पे आई होती है 10, 70। चेक कर लो सही होना चाहिए। यस सर सही है। ये वर्किंग नंबर कौन सा है, 8 है, 8 है। ठीक है। लेकिन टैक्स एक्सपेंस को भी तो हमें रिवर्स करना चाहिए, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ रिवर्स हुआ, इंटरेस्ट पेड लिया इधर, तो टैक्स एक्सपेंस को भी रिवर्स करके टैक्स पेड ना लें। यस सर। नहीं भाई, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से अभी टैक्स माइनस हुआ ही नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए ऊपर ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पेड लेना था, ठीक है जी। डिस्पोजल का अकाउंट हो गया, पीपीई का अकाउंट जो है वो ज़रा बैलेंस करके बताएं कितने एडिशंस आ रहे हैं पीपीई के अंदर। हो गया, 2 लेजर रह गए हैं बस। आई ओ यू समथिंग, ओके, आपने हमें से बहुत एक्स्ट्रा फेवर किया जी। 3522 इधर हो नहीं सकता, इतना कुछ इधर पड़ा हुआ है, थोड़ा ऊपर ले आता हूँ इसको, 19628 हैं, ये नहीं लिखा था जी। 3522 ये 3522 कंफर्म करो, मैं लिख दूँ जाके एडिशन में, तुम कंफर्म करो तब तक। ये क्या है जी, कैश पेड फॉर एडिशन इन पीपीई, वर्किंग नंबर कौन सा है ये, 9 3522 पेड कैश आउटपुट, ठीक है, सही है, 3522 ही है, चेक कर जल्दी से, तुम तब तक ये बताओ। सिक्स 498 और 7645 का डिफरेंस लेना है बस। ये 16106 आता है। ये 16106 आता है, चलो चेक करो भाई, मुझे दे दो कैलकुलेटर यार, कैमरे वाले भाई फंस ही गया बेचारा। 19,000 थे सर ये। 19,628 है भाई, यस सर, तो 19,628 है। 16106 आता है भाई, सब चेक करें ज़रा। मैं कैलकुलेटर उठा लेता हूँ, मैं खुद उठा लेता हूँ, मैं क्या कैमरा ले भाई फंस गया साढ़े नाल बेचारा।
पता नहीं कौन लोग हो तुसी 16106 ही आता है भाई ओके 16106 ठीक है उसके बाद ये रह गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें कितना एडिशन 11 उन्हें चेक कर ले सही तरह 1147 चेक कर लें वरना मैं कैलकुलेटर उठा लेता हूँ फिर नहीं सर ठीक है। ठीक है चले सवाल ख़त्म हुआ यहाँ से टोटल करना शुरू करो जल्दी से यहाँ पे आंसर बताओ फाइव डबल थ्री फाइव 533 ठीक है सर नेगेटिव पॉजिटिव बोलो। देख लो पॉजिटिव सर 5335 पॉजिटिव अच्छा ये तो नेगेटिव होगा 16,000 पड़ा हुआ बीच में लग रहा है सही कर पे दोनों ने 5335 निकाला चलो मिली भगत ना कर देना नेगेटिव 10832 Yes, sir, यही है। 10832 नेगेटिव यस सर ओके ये मैंने निकाल दिया मैंने कहा कुछ मैं भी कर दूं अभी तो देखो ये 5335 पॉजिटिव 9516 पॉजिटिव और 10,832 नेगेटिव इनका टोटल करो 4019 ये तो देखो भाई 4019 आंसर आया इसमें 23 नेगेटिव ऐड करो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आंसर बताओ 3996 3996 यस सर नहीं देखना घर आके हाथ उठाना है ठीक है सही हो ठीक है तो ये वाला सवाल करें जुनिया जंजुआ वाला दोबारा करें अमीन इंडस्ट्रीज दोबारा करें प्रैक्टिस सेट करें कोई नया होमवर्क नहीं है ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम